हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। तो आज हमने होम साइंस में 125 क्वेश्चंस का दूसरा सेट तैयार किया हुआ है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट क्या है, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमें वो प्रोसेस बताना है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो शरीर है सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। तो वो कौन सा है, देखो ऑप्शन क्या दिया है कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग संवर्धी मतलब वृद्धि करने में और नवीनीकरण के लिए करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है। सेकंड है कि एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्यों और संवर्धी के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया है, सॉरी ये मिक्स हो गए। सेकंड पॉइंट था एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग संवर्धी और नवीनीकरण के लिए होता है। थर्ड पॉइंट था हमारा एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्यों और संवर्धी के लिए प्राप्त किए जाते हैं। फोर्थ दिया है एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के क्या है, सभी भाग हैं। ठीक है, हमारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें सभी जैविक कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो क्या होता है पोषण। पोषण सबसे पहले तो पोषण होता क्या है, जो भी हम अपने आहार में पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वो हमारे पोषण कहलाते हैं, जो हमारी शरीर का वृद्धि करते हैं, हमें रोगों से बचाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गए, विटामिन हो गए, ये सब क्या है, हमारे पोषक तत्व हैं। इनका क्या काम होता है, हमारे शरीर की वृद्धि करना, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, साथ ही जितने भी हमारी बॉडी में जैविक क्रियाएं होती हैं वो ये उन सभी में हेल्प करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैविक कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग भी करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो फोर्थ है। सेकंड क्वेश्चन है, कहा है पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, ये जो पोषणिक स्थिति होती है, जो भी हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तो वो कितने रूप में वर्गीकृत की जाती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत की जाती है। पहला होता है हमारा अनुकूलतम, दूसरा होता है हमारा अल्पतम, या इसे आप अपर्याप्त के नाम से भी समझ सकते हैं। ऑप्शन में अपर्याप्त भी आपको दिया हो तो मान लेना कि ये अल्पतम के बारे में ही बात कर रहा है। और एक होता है हमारा उत्तम। ठीक है, तो जो पोषणिक स्थिति होती है उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है अनुकूलतम, ठीक है, जो अनुकूल है। सेकंड है अल्पतम, मतलब उसमें किसी चीज की कमी है। और एक होता है उत्तम, जिसे हम संतुलित पोषक तत्व की कहा जाता है। तो ये होता है हमारा उत्तम। ठीक है, ऐसा आहार जिसमें हमारे सारे पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है वो हमारा सबसे ज्यादा उत्तम कहा जाता है। तो यहाँ पे हमसे पोषणिक स्थिति पूछा था, ऑप्शन दिया है अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, ठीक है, अपर्याप्त, अपर्याप्त, और फोर्थ ऑप्शन दिया है अनुकूलतम और अल्पतम। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। अनुकूलतम होता है, ऑप्शन में दिया है, अल्पतम होता है, और एक और क्या होता है, उत्तम। तो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पुष्टिकर पदार्थ है। अब देखो पुष्टिकर पदार्थ क्या होते हैं। ऑप्शन दिया है कि ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते और बनाते और मरम्मत नहीं करते हैं, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, या फिर बीएमआर को नियंत्रित नहीं करते हैं। तो ये जो पुष्टिकर पदार्थ होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमारे जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं वो कौन होते हैं, हमारे पुष्टिकर पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा है खाद्य ऊर्जा की कृतिक क्रिटिकल इकाई देखी जाती है। ठीक है, खाद्य ऊर्जा जो होती है, कैलोरी जो होती है, उसकी जो क्रिटिकल इकाई देखी जाती है वो कैसे देखी जाती है, किस रूप में देखी जाती है, तो आप याद रखिएगा वो देखी जाती है 1:4 बीएमआर के रूप में। ठीक है, अब बीएमआर क्या होता है, बीएमआर हमारा होता है बेसल मेटाबॉलिक
बीएमआर जो होता है इसका क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप याद रखेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है और ये बीएमआर क्या होता है। देखिए आप देखिए किसी व्यक्ति कहा जाता है इस व्यक्ति का जो बीएमआर है वो ठीक नहीं है, तो बीएमआर क्या होता है, हम जब किसी व्यक्ति का वेट, उसका वजन और उसकी हाइट के हिसाब से क्या करते हैं, उसका बीएमआर हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये उसका बीएमआर होता है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा क्वेश्चन में तो आप बता देंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो हम इसका इकाई में देखी जाती है वो किस रूप में देखते हैं, 1:4 के अनुपात के रूप में इसे देखा जाता है। तो जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कहा है हमारे शरीर के, क्या कहा है, कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है। हमारे शरीर में कुल भार जल से कितना बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे 50 से लेकर 70% जो भाग होता है हमारे शरीर में वो जल से बना रहता है, ठीक है। अब हम ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लगाएंगे। ऑप्शन में देखो 17 दिया है, 35 दिया है, 62 दिया है, 75 दिया है। अब हमें 50 से 70 के बीच में लगाना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, क्योंकि जो 62 है वो 50 और 70 के बीच में आ रहा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 62%, ठीक है। नेक्स्ट है, कहा है संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। पहली बात तो आप यही जान लें कि संदर्भ व्यक्ति होता क्या है। संदर्भ व्यक्ति वो होता है जो अभी के टाइम पे तो युवा है लेकिन प्रौढ़ अवस्था की वो उच्चतम दशा होती है, ठीक है। वो युवा व्यवस्था में है, जैसे मैं हूं, मैं अभी युवा व्यवस्था में हूं और क्या हूं, अपनी प्रौढ़ अवस्था की उच्चतम दिशा में हूं। तो ये हमारा कौन होता है, संदर्भित व्यक्ति होता है, ठीक है। अभी इसका वर्ष कितना होता है, इसका वर्ष होता है हमारा 20 से लेके 39 वर्ष, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कहा है आरडीआई संतुति आहारीय अंत्यग्रहण इससे प्रभावित होता है। संतुति आहारीय अंत्यग्रहण, ठीक है। आपको इसके क्वेश्चन से ही समझ आ रहा होगा कि अंत्यग्रहण, हमें आहार को क्या करना है, अंत्यग्रहण करना है, ग्रहण करना है। और ये किससे प्रभावित होता है, ऑप्शन दिया है, क्या कार्यस्थल से होता है, सामाजिक स्थिति से होता है, शारीरिक आकार, पारिवारिक आकार से होता है, या शारीरिक आकार से होता है। तो ये संतुति आहार जो होता है ना, ये हमारे पारिवारिक आकार से प्रभावित होता है, क्योंकि हम देखते हैं जो जहां पे परिवारों में बहुत ज्यादा संख्या होती है वहां पर क्या होता है, हमारे जो भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कुछ ना कुछ कमी रह जाती है किसी वजह से, ठीक है। वहां पे हम पूर्ण रूप से अपने पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते, तो क्या होता है, और ये जो होता है ये लिंग के आधार पर, कार्य के आधार पर भी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे किया था कि संतुति आहार अंत्यग्रहण किससे प्रभावित होते हैं, तो मेनली जो यहाँ होते हैं ऑप्शन के हिसाब से वो पारिवारिक आकार के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कहा है एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांश प्राप्त होती है, ठीक है। एक संतुलित आहार है उसमें ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, दिया है शरीर में बनने वाले खाद्यों से, सब्जियों और फलों से, अनाजों और बाजारों से, तेलें और वसा से। तो जो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें अनाजों और बाजरों से क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड राइट। अगला क्वेश्चन है, कहा है अनाज का एक एक्सचेंज देता है, ठीक है। अनाज का एक एक्सचेंज कितना देता है, तो आप याद रखेंगे ये कितना देता है, 50 कैलोरी ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है। अनाज का कितना एक्सचेंज देता है, 50 कैलोरी देता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कहा है वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लिपेज पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो वसा को पचाने वाला जो लिपेज है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा देखो ऑप्शन दिया है, क्या लार में, लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। क्या आमाशय में पाया जाता है, आमाशय में क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से हमारा क्या पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन, जो जटिल प्रोटीन होती है उनको सरल रूप में परिवर्तित करता है। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस से क्या होता है, अग्नाशय, ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि होती है और इससे अग्नाशय रस स्त्रावित होता है। अग्नाशय रस में क्या होता है, हमारे एक लाइपेज होता है, लाइपेज होता है, ठीक है। और जिसका मुख्य काम क्या होता है, वसा का पाचन,
ठीक है, वसा का पाचन किससे होता है? लाइपेज का होता है। और हमारा क्या होता है? एमाइलेज होता है। एमाइलेज का क्या काम होता है? ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है हमारा एमाइलेज। और प्रोटीओज होता है, एक हमारा प्रोटीओज होता है जो क्या काम करता है? प्रोटीन का पाचन या करता है। ठीक है, तो हम ये सारा पॉइंट याद रखेंगे कि आपसे अगर वसा के पाचन की बात करें तो जो लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करता है। और ये कहाँ होता है? ये हमारे अग्नाशय में होता है। अग्नाशय जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। इसमें लाइपेज के साथ साथ एमाइलेज और प्रोटीओज नामक एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है और जो प्रोटीओज होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अग्नाशय रस। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप नहीं पे सर्कल कर लीजिए, क्वेश्चन नेगेटिव है। ठीक है, नहीं में पूछा है, नहीं करना चाहिए। दिया है पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगड़ने देना। ठीक है, और दिया है घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना, जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सक के अधीन करना, या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी की खोलकर चोट की जांच करना। तो सबसे पहले जो प्राथमिक चिकित्सा में आता है, व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, नहीं में हमसे पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? अगर हम एक वयस्क व्यक्ति की बात करें तो कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट होती है। और यही हम एक शिशु की बात करें तो कितनी होती है? 120 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कहा है वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, किसको देनी चाहिए? ऑप्शन दिया है स्त्राव अवरोध, सेकंड है गंभीर रूप से जलना, औसत रक्तस्राव या बहुअस्थि संघ। ठीक है, वह स्थिति जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता, मतलब वो प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है तो उसमें भी उसको सबसे पहले किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? अगर रक्तस्राव अवरोध हो रहा है, मतलब जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज्यादा बह रहा है, वो रुक नहीं रहा, तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को किसी कपड़े या किसी की सहायता से उसको बांध देना चाहिए, रक्त के स्राव को रोकना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर रूप भी ले सकता है। ठीक है, तो प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? स्राव अवरोध, मतलब एक जो स्राव हो रहा है उस पर एक अवरोध लगा देना चाहिए कि वो रुक जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहा है वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब होता है। रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर की बात की है, और एक जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है हमारा? 90 से 120 और 60 से 85 mmHg होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है, अगर यहीं से आपसे हाई ब्लड प्रेशर पूछ ले, अगर 100 से 140 पे जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा? उच्च रक्तदाब हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब ये रक्तदाब की खोज किसने की थी? तो आप याद रखेंगे, रक्तदाब की खोज की थी, खोज किसने की थी? हेल्स ने की थी। ठीक है, और ये जो रक्तदाब है इसको किससे नापा जाता है? इसको स्पिग्नोमीटर से नापा जाता है, स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्पिग्नोमैनोमीटर से क्या किया जाता है? ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कहा है खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, खुले घाव हैं और आप प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं तो आप किस बात का ध्यान रखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया है घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। ठीक है, टूटे हुए हिस्सों को हटाना चाहिए, निसारी अंगों को बदल देना चाहिए, और चोट को गैस से ढक देना चाहिए। सबसे पहले तो आप प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें बजरी पत्थर कांच या कुछ भी गद भर गए, सबसे पहले आपको क्या करना है? उसको रिमूव करना है, उसकी सफाई करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहा है पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, हमारी जो पट्टियां होती हैं
इनको 3 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। एक त्रिकोण पट्टी होती है, ठीक है, एक हमारी लंबवत पट्टी होती है और एक हमारी होती है गोल पट्टी। अब हमसे पूछा था कि पट्टियों को वर्गीकृत कीजिए, तो पट्टियों को 3 रूपों में वर्गीकृत करते हैं। त्रिकोण होती है, गोल होती है और लंबवत होती है। ऑप्शन में हमें त्रिकोण दिया है, गोल दिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विस्तृत और संकरी नहीं होती, सरल, उल्टी और चिपकने वाली, ना चिपकने वाली, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। अगला है, कहा है एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति है, उसके कपड़ों को आग पकड़ ली है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जल द्वारा आग को बुझाना, सेकंड दिया है उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, थर्ड है उसके ओर जाते हुए कंबल कालीन कोट ले लेना, और फोर्थ दिया है आहत को नहीं ढुकलाना, ठीक है, ढुकना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, कि उस व्यक्ति को चारों तरफ नहीं दौड़ाना चाहिए, उससे क्या होगा, आग की लपटें और ज्यादा फैलेंगी और जो इसका प्रवाह है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। हमसे किसका स्रोत पूछा है, कैल्शियम का पूछा है। तो सबसे अच्छा कौन है, क्या देखो, चावल है, बंगाल चना है, दूध है, मुर्गा है, तो कौन सा होता है, हमारा दूध होता है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में इसकी कमी होती है। दूध में लगभग सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसे संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। और किसकी कमी पाई जाती है, तो विटामिन सी की पाई जाती है, ठीक है। दूध में जो किसकी कमी देखी जाती है, विटामिन सी की कमी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कहा है कोणीय मुख शोध स्टोमेटिस होता है, किसकी कमी के कारण होता है। यह एक रोग होता है, किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन में दिया हुआ थियामिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक अम्ल या बायोटीन, ठीक है। तो ये जो हमारा कोणीय मुख शोध होता है, ये हमारा राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। राइबोफ्लेविन को ही B2 विटामिन कहते हैं, ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी, 1930 में हुई थी। इस रोग में क्या होता है, जो व्यक्ति का मुख होता है, मुख पे, उसके मुंह पर और जो ये होठों के किनारे हैं ये फट जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसके किनारे फट जाते हैं, तो ये जो स्थिति होती है इसमें स्किन बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की कमी से होता है। और राइबोफ्लेविन की जो खोज थी वो हुई थी 1930 में, खोज। अगला क्वेश्चन है, कहा है मंदाग्नि डाइस्पोसिया क्या का अर्थ क्या है, ठीक है, हमें इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया है मंद दृष्टि, नींद की कमी, भूख की कमी या बदहजमी। तो मंदाग्नि जो होता है ये हमारी बदहजमी होती है, और ये किस कारण से होती है, जब आप क्या करते हैं, अनियमित रूप से भोजन करते हैं, बार बार भोजन करते हैं, या फिर ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं, या ऐसा भोजन करते हैं जिसमें वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो इससे क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो आपकी पाचन शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, और आपको किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, बदहजमी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बदहजमी, इंडाइजेशन होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है, ठीक है। पाइका खाने की इच्छा करने वाली जो गर्भवती महिला होती है उसमें किसकी कमी होती है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसमें किसकी कमी है, आयरन की कमी हो रही है। तो ऐसे में महिला क्या करती है, मिट्टी, चौक और कच्ची बर्फ खाने लगती है, ठीक है, जब उसमें आयरन की कमी हो जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती, ठीक है, कौन सी घटकें पूछी हैं, गाइट्रोजेनिक घटकें पूछी हैं, किसमें नहीं होती। ऑप्शन दिया है पालक है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, सलजम है। तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर जान लें कि जो सलजम होती है ना, इसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती। और ये जो गाइट्रोजेनिक होती है ना, ये क्या होते हैं, एक हानिकारक पदार्थ होते हैं, एक हानिकारक पदार्थ है ये।
और ये सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करते हैं, ये हमारे थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। और जब ये हमारी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं तो जो उससे थायराइड हार्मोन निकलता है उसका स्त्रावण में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को गले संबंधी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसे हम घेंगा भी कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होती है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें से किस अनाज में 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होती है। क्या गेहूं में होता है, बाजरा में होता है, ज्वार में होता है, चावल में होता है। तो आप याद रखेंगे गेहूं जो होता है इसमें प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होती है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट गेहूं। अगला क्वेश्चन है, कहा है ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा को किस ग्रुप में रखा गया है। ICMR ने हमारे ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गए, अनाजें हो गई, इनके ग्रुप डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, राजमा पूछा है कि राजमा जो है वो खाद्य ग्रुपों में कौन से ग्रुप में सम्मिलित किया गया है। तो आप याद रखेंगे राजमा जो है ये ग्रुप सेकंड में रखा गया है। और राजमा में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, राजमा में प्रोटीन की मात्रा 12% होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किस में होती है, सोयाबीन में होती है 43%। ठीक है, और ऑप्शन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो ICMR है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ICMR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारी ICMR की फुल फॉर्म है। और जो राजमा है वो सेकंड ग्रुप में रखा गया है। राजमा में जो प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी होती है, 12% होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसमें होती है, सोयाबीन में होती है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, फलियों के अंकुरण से, ठीक है, फलियों के अंकुरण से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, वसा की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम जो अंकुरण करते हैं दालों का, फलियों का, उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा किसकी मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉन किसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब ये ब्रॉन क्या होता है, हमारे जो गेहूं के छिलके होते हैं या बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो छिलके होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ब्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अब ये किसका अच्छा स्रोत है, ऑप्शन दिया है, क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का है, कैसेलापन खनिज का है, बी ग्रुप विटामिन और कसेलापन बी ग्रुप विटामिन या प्रोटीन। तो आप याद रखेंगे ये जो ब्रॉन होता है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, जो हमारे गेहूं के छिलके होते हैं और कुछ अन्य पदार्थों के जो छिलके होते हैं इनमें ये ब्रॉन पाया जाता है। और जब हम इन खाद्य पदार्थों को किसी मशीन की सहायता से निकालते हैं तो उसमें ब्रॉन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लाल ताड़ के तेल में होता है। ठीक है, लाल ताड़ के तेल में क्या होता है, क्या विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन डी होता है या विटामिन ई होता है। तो जो लाल ताड़ का तेल होता है इसमें विटामिन ई होता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। टोकोफेरोल जो होता है ये विटामिन ई का क्या है, रासायनिक नाम है। और ये विटामिन ई में लाल तेल पाया जाता है। इसके अलावा जो नारियल का तेल होता है, बिनोले के तेल होते हैं, उसमें भी क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसमें क्या होता है, जनन शक्ति जो होती है वो कमी हो जाती है, क्षीण हो जाती है, जिससे क्या होता है, बांझपन जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, विटामिन ई। नेक्स्ट है,
कहा है शर्करा को वर्गीकृत किया गया है किस रूप में? शर्करा जो होती है इसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन दिया है विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में, अर्धविकारी, गैर विकारी या सुविधाजनक। ठीक है, तो ये जो हमारी शर्करा होती है इसे गैर विकारी खाद्य में रखा गया है। और हमारे शर्करा में मुख्य रूप से जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है और कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जो होती है ये सबसे मीठी शर्करा होती है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है तो आप बताएंगे फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, गैर विकारी। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? ठीक है, दूध में आपको पता है कि ज्यादातर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सब थोड़ी कमी पाई जाती है, विटामिन सी की पाई जाती है। और कितना प्रतिशत है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिशत है दूध में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 4.9% पाया जाता है। कितना कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है 4.9% हमारे दूध में पाया जाता है। आप आपसे वसा पूछ लेगा तो आप बताएंगे 3.7% हमारी वसा पाई जाती है दूध में। अब प्रोटीन आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 3.5% जो है प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो गया, सबसे ज्यादा हमसे पूछा था तो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है 4.9%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पे नहीं पड़ता? ठीक है, नहीं पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं पड़ता। ऑप्शन दिया है मीडिया का, संस्कृति का, अभिजात वर्ग का, गुणवत्ता का। ठीक है, तो भोजन पे हमारे मीडिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कल्चर का भी पड़ता है, हमारे अभिजात वर्ग का भी पड़ता है, हम किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, हमारी गुणवत्ता का भी पड़ता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है सीधे भाप से पकाना, डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधि है जिसमें क्या होता है? सूखी गर्मी लाई जाती है। ठीक है, वसा या तेल उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में होता है। गीली पकाने की विधि है, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, भोजन क्या है? भाप से पकाया जा रहा है। नीचे हमने किसी बर्तन में क्या कर दिया? पानी भर दिया, उसके ऊपर छलनी रख दी और हमने क्या किया? 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कर दिया। अब पानी क्या है? खौलेगा। जब वो खौलेगा तो उससे क्या होगी? वाष्प निकलेगी, भाप निकलेगी। उस भाप से क्या है? हम अपना भोज्य पदार्थ को पका रहे हैं। तो ये जो होती है हमारी गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि होती है। और इस विधि से भोजन को पकाना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व हमारे नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है किण्विन क्या है? किण्विन मतलब होता है खमीरीकरण। ठीक है, आप भटूरे बनाते हैं, क्या करते हैं? उसको खमीर करते हैं। कुलचा बनाते हैं, खमीरीकरण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा की मात्रा है, विटामिन सी की मात्रा। जो किण्विन होता है वो किसकी मात्रा बढ़ाता है? वो हमारा विटामिन सी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे क्या हो जाता है? वो भोजन बहुत ही सरल और सुपाच्य रूप से हमारे शरीर में ग्रहण कर लिया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? कौन सा घटक है? जब हम डिब्बा बंद, बोतल बंद करते हैं खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए तो किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है जैविक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, उपयुक्त तापक्रम की उपलब्धता, वायु की उपलब्धता या उपयुक्त पीएच की उपलब्धता। तो ये कौन सी होती है? हमारी वायु की उपलब्धता होती है, क्योंकि हम अगर उसमें वायु प्रवेश करेगी तो हमारा जो खाद्य पदार्थ हमने संरक्षित किया था, प्रिजर्व किया था, वो खराब हो जाएगा। सबसे पहले उसमें वायु की उपलब्धता को कम किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम में से किस विधि में विकृत हो जाती है? ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो किस विधि में विकृत हो जाते हैं? ठीक है, तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन दिया अपयूनन, वर्णहीन करना, निर्जलीकरण या अचार बनाना। जो ये निर्जलीकरण होता है ना, डिहाइड्रेशन, इसमें क्या होता है? जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो विकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो खाद्य संरक्षण की हमसे पूछा था विधि जो होती है इसमें किसमें विकृत होते हैं, तो हम ऑप्शन बताएंगे निर्जलीकरण। जो डिहाइड्रेशन का जो कंडीशन होती है उसमें क्या होते हैं? हमारे एंजाइम्स जो होते हैं वो विकृत हो जाते हैं। अगला है ज्ञान है। ठीक है, हमारे जो संसाधन होते हैं, साधन होते हैं, दो होते हैं। एक होता है हमारा मानवीय और एक होता है हमारा अमानवीय। ठीक है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। मानवीय जो होते हैं वो होते हैं हमारे जो मानव के अंदर होते हैं, अमानवीय जो मानव बाहर से ग्रहण करता है। अब मानव के अंदर क्या होते हैं?
उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उसका कौशल जो उससे कोई भी नहीं छीन सकता। ये सब क्या होते हैं? हमारे मानवीय संसाधन होते हैं। अमानवीय जैसे धन हो गया, कुछ वस्तुएं हो गई। जो व्यक्ति क्या करता है, धन व्यक्ति मेहनत करके कमाता है, वस्तुएं पैसे खर्च करके खरीदता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारी अमानवीय संसाधन है। तो ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता, ये मानव के अंदर होता है, सबका ज्ञान उसके अपने पास होता है। तो ये क्या होते हैं? हमारे मानवीय स्रोत होते हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है, ठीक है। गर्भ अवस्था जो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन होती है, इसमें एक महिला को नॉर्मल महिला के कंपैरिजन में ज्यादा मात्रा में सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो लगभग इसमें जो 300 कैलोरी ऊर्जा उसकी मात्रा बढ़ जाती है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और हमसे पूछ रहा है कि भोजन की कितनी मात्रा बढ़ जाती है, तो हम बताएंगे 75 ग्राम जो हिस्सा होता है वो अतिरिक्त चाहिए होता है एक नॉर्मल महिला के कंपैरिजन में एक प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कहा है 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतुलित दैनिक हिस्सा होता है, कितना होता है? तो ये हमारा आरडीए डिसाइड करता है कि अगर कोई 16 से 18 साल की लड़की है या कोई किशोर है, लड़का है, तो उसे हम कितनी प्रोटीन देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बताएंगे 50 ग्राम प्रति देंगे, ये हमारे लड़कियों के लिए दिए है। और लड़कों की पूछा जाए तो हम बताएंगे 60 ग्राम, ठीक है। अगर लड़कों की पूछेगा तो हम 60 बताएंगे, लड़कियों की पूछेगा तो हम 50 बताएंगे, 16 से 18 साल की जो किशोर अवस्था होंगे। अगला है, ज्वर के दौरान देना चाहिए। कोई व्यक्ति है बुखार से पीड़ित हो गया, बुखार हो रहा है, तो हमें उसे क्या देना चाहिए? तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ देने चाहिए, मसालेदार भोजन देना चाहिए, वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो, या फिर सरलता से पचने वाला खाद्य देना चाहिए। देखो, जब ज्वर की स्थिति होती है तो हमारा शरीर क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो वो जटिल पदार्थ को नहीं पचा पाता है, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, कैलोरी की जो डिमांड होती है, मात्रा होती है, वो बढ़ा देनी चाहिए अपनी भोजन में। और जो उसे भोजन देना चाहिए ऐसा देना चाहिए जो सरलता से पचने वाला हो, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? आपको कह रहा है कि जो दूध में मिलावट की जाती है उसकी जो जांच है वो किस यंत्र से होती है, तो आप याद रखेंगे वो लैक्टोमीटर से होती है, ठीक है। और जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर से आंधी तूफान और मौसम की जांच होती है। और थर्मामीटर से शरीर का ताप नापा जाता है। और माइक्रोस्कोप से हम क्या देखते हैं? सूक्ष्म कीट जो होते हैं, सूक्ष्म कीट जो होते हैं उनको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। अब हमसे दूध पूछा था तो हम याद रखेंगे लैक्टोमीटर से दूध की जांच की जाती है, बैरोमीटर से हम मौसम का पता करते हैं, थर्मामीटर से हम शरीर के ताप का पता करते हैं, और माइक्रोस्कोप से हम किसी भी सूक्ष्म जीव है, कोई कण है, उसको हम बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है, कहा है ORS, क्या है? ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? अब ये ORS क्या होता है? ये होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। ORS क्या है? ये हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS क्या है? हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये कब दिया जाता है? जब व्यक्ति को लूज मोशन हो जाते हैं, उसका पेट खराब हो जाता है, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन हो जाती है, तो उसमें जल की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, उसको ORS का घोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा नमक, सोडा, उठा लो, नमक, सोडा बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड की क्रम से कितनी मात्राएं होती है, तो आप याद रखेंगे
होंगे 3.5 हमारी नमक सोडा बाई कार्बोनेट 2.5 और 1.5 होंगी। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कहा है टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। ठीक है, अब टाइफाइड पूछा है। टाइफाइड जो होता है क्या हमारे स्पर्श के द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा फैलता है, जल या आहार के द्वारा फैलता है, या व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी के कारण फैलता है। तो ये जो हमारा टाइफाइड होता है जब हम दूषित जल आहार ग्रहण कर लेते हैं उसके द्वारा फैलता है। टाइफाइड को हम मियादी बुखार या फिर मोती झरा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में टाइफाइड न दे, मियादी बुखार दे या मोती झरा दे तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये टाइफाइड के ही नाम है, इसी का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये दूषित जल आहार ग्रहण करने से होता है। इसके जो जीवाणु का नाम होता है जिसकी वजह से इसका संक्रमण फैलता है, तो इसके जीवाणु का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनीला टाइफी जीवाणु है जिसके द्वारा इसका संक्रमण फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, खेसारी दाल के कारण होता है। ठीक है, अब खेसारी दाल के कारण क्या होता है, रक्त अल्पता होती है, रिकेट्स होता है, पेलेग्रा होता है, या लेथरिज्म होता है। तो जो खेसारी दाल का जो सेवन करते हैं उससे किसके कारण होता है, वो लेथरिज्म के कारण होता है। अगर व्यक्ति अपने आहार में खेसरी दाल का ज्यादा उपयोग कर ले तो लकवा भी व्यक्ति को मार सकता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा फोर्थ सही। अगला है, मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक पूर्ण अंधापन साथ ही हृदय के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण आंशिक व पूर्ण अध्यापन अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदेह है, वो कौन सा है। खेसरी दाल है, मेडेली पोलो है, आर्गन तेल है, या रोडमेड। तो ये हमारा आर्गन तेल जो होता है इसकी मिलावट की जाती है सरसों के तेल में, और इसका बहुत ज्यादा व्यक्ति सेवन कर लेता है तो उसको किसकी समस्याएं हो जाती हैं, हृदय संबंधी, जो उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हमारा सही। अगला है, कहा है एफपीओ मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए। ये जो एफपीओ मानक चिन्ह होता है वो किसकी गुणवत्ता के लिए होता है, तो ये होता है हमारे जितने भी हमारे फल से रिलेटेड जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, जो भी हम बनाते हैं फलों से, उस पे क्या लगा होता है, एफपीओ लगा रहता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है फूड फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, एफपीओ की फुल फॉर्म होती है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, और ये किस पे लगा रहता है, जितने भी हमारे फ्रूट से बनने वाले हमारे जो पदार्थ होते हैं, जैम जैली हो गया, इन सभी पे क्या लगा रहता है, हमारा एफपीओ का चिन्ह लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है किसका। ठीक है, हमारी जो आय होती है वो मुख्य रूप से कितनी होती है, तीन तरह की होती है। एक हमारी मौद्रिक आय होती है, एक हमारी वास्तविक आय होती है, और एक हमारी क्या होती है, मानसिक संतुलित आय होती है। ठीक है, जो हमारे मन को संतुष्ट करती है। अब ये हमारी जो वास्तविक आय होती है ये दो प्रकार की होती है, एक हमारी प्रत्यक्ष आय होती है जो हमें पैसे खर्च करके नहीं प्राप्त होती, और एक हमारी अप्रत्यक्ष आय होती है जो हमें मुद्रा के रूप में मिलती है या फिर लेन देन के रूप में मिलती है। अब कोई सदस्य हैं जो क्या कर रहे हैं, सिलाई और बुनाई करके अपने कमा रहे हैं, तो वो किस चीज का उदाहरण है, वो हमारा है वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा लेखा होता है जो हम सूची बनाते हैं जो हमारे भविष्य के लिए हमारे को लाभदायक होती है, क्या दैनिक होता है, साप्ताहिक होता है, मासिक होता है, वार्षिक होता है। तो ये जो हमारा मासिक लेखा होता है, जो हम मंथली बजट बनाते हैं, ये हमारे भविष्य में काम आता है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है,
किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा होती है? ठीक है, जब हम बैंक राशि, जब हम अपने बैंक में कोई राशि, कोई अमाउंट जमा करने जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित समय के लिए उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हम किस में करते हैं, एफडी में करते हैं। ठीक है, अब ये बचत बैंक खाता, ये हमारा नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। चालू खाता हमारा करंट अकाउंट है, ये किसके लिए होता है, व्यापारियों के लिए होता है। आवर्ती जो होता है ये हमारा आरडी होता है, जिसे हम मंथली करते हैं। और ये जो हमारा सावधि एक निश्चित जमा खाता होता है, जिसे हम एफडी कहते हैं, ये हमारा एक निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया था? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया, अब तो शायद आपको रट भी गया होगा। कब आया था? 1986 में आया था। और कब आया था? 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 में हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभाव में आया था। 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा नम्रता दर्शाता है? हमारे जीवन में रेखाओं का बहुत महत्व होता है। अब हमें नम्रता कौन सी रेखा दर्शा रही है? उद्र रेखाएं, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, तिरछी रेखाएं या वक्र रेखाएं। ठीक है, हमारी जो ये रेखाएं होती हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, रेखाएं कितनी होती हैं हमारी? 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी लंबवत, एक होती है हमारी समतल, एक होती है हमारी तिरछी जिसे डायगोनल बोलते हैं, और एक होती है हमारी वक्र रेखाएं। लंबवत रेखाएं ऐसे हो गई, समतल हमारी ऐसे हो गई, वक्र रेखाएं जो होती हैं। ठीक है, अब ये नम्रता का जो भाव दर्शाती हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं? ये जो वक्र रेखाएं होती हैं ये नम्रता का जो भाव है वो दर्शाती हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ राइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो गौरवशाली है, प्रभावशाली है और संपन्न माना जाता है? ठीक है, हमारी जो रंग है ना वो अलग अलग भाव प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो गौरवशाली और प्रभावशाली जो रंग है ना, ये कौन सा प्रभावित करता है? तो हमारा ये जो बैंगनी रंग होता है वो गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न का भाव प्रदर्शित करता है। इसको ही राजसी रंग भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राजसी रंग किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे जो बैंगनी रंग है उसको राजसी रंग कहा जाता है। सफेद जो होता है ये शांति का भाव प्रदान करता है। काला रंग शोक और दुख को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये जो नीला रंग होता है ये मधुरता और उत्साह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी, कि गौरवशाली और ये प्रभावशाली रंग को भाव को प्रदर्शित करता है। अगला है, टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? छोटे छोटे टुकड़े हैं, कतरन है, उनको जोड़कर हमने क्या किया है, एक डिजाइन बनाई है। और वो डिजाइन क्या होती है? क्या संरचनात्मक होती है? संरचनात्मक होती है। क्या सजीव होती है, सजावटी होती है, अमूर्त होती है? संरचनात्मक क्या हो गया? बेस की बात की जा रही है। जैसे ये हाथ है, ये हाथ क्या है, हमारा बेस है। अब इसमें हम मेहंदी लगा देंगे, कोई डिजाइन बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सजावटी हो गया। हमने मेहंदी से क्या कर दिया, अपने हैंड को सजा दिया। ठीक है, अपनी संरचना को सजा दिया। अब क्या है, टुकड़ों को जोड़कर हम क्या कर रहे हैं, एक डिजाइन बना रहे हैं। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक सजावटी नमूना तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकल्प मतलब डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? क्या लय कहा जाता है, समरसता कहा जाता है, अवधारणा या अनुपात? तो आप याद रखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। जब भी हम मार्केट जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ऑप्शन दिया है, उसकी बाह्य आकृति देखते हैं, शुद्धता देखते हैं, बाह्य आकृति भी देखते हैं, शुद्धता भी देखते हैं, निर्माण भी देखते हैं, वो किस टाइप से बना हुआ है। लेकिन जो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो कितना कंफर्टेबल है। ठीक है, कितना आरामदायक है, हम वस्त्रों में सबसे पहले देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा
तौलिया के लिए उपयुक्त होता है। तो हम जो अपने घर में टाल यूज करते हैं, तौलिया यूज करते हैं, उसमें जो सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता है वो कौन सा होता है? सूती होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नमी को सोखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो तौलिया के लिए सबसे अच्छा कपड़ा हमारा सूती माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? क्या प्रातः होता है, दोपहर के बाद का होता है, शाम होता है, रात्रि होता है? तो खरीदारी के लिए दोपहर के बाद का जो समय होता है वो सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है किस आयु में? ठीक है, एक छोटा शिशु है, वो सहारा लेकर जब बैठना शुरू कर देता है तो वो 6 से 7 महीने का जब होता है तो वो सहारे से बैठना शुरू कर देता है। और जब वो 4 से 5 महीने के बीच में होता है तब वो अपना सिर उठाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक छोटा शिशु है वो अपना सिर कब से उठाना शुरू कर देता है, तो वो 4 से 5 महीने में अपना सर उठाना शुरू करता है और 6 से 7 महीने में वो बैठना स्टार्ट कर देता है, बैठने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, एक नॉर्मल चाइल्ड है, एक भारतीय बच्चा है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? कौन सी स्टेज होती है जब बच्चे का वजन दुगना हो जाता है? तो जब वो 6 माह का होता है, जब उसके जन्म से वजन कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दांतों के दांतों के प्राथमिक सेट मतलब दूध के दांत कितने दांत होते हैं? हमारे जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, एक स्थायी होते हैं, एक अस्थायी दांत होते हैं। ठीक है, जो हमारे ये पहले दांत होते हैं जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और जो एक वयस्क व्यक्ति होता है जो 20 साल की उम्र में है, उसके जो मुख में दांत की संख्या होती है वो कितनी होती है? हमारी 28 होती है, दोनों जबड़ों को मिलाकर। ठीक है, और अगर आपसे टोटल दांतों की संख्या पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे? 32 बताएंगे। दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अचवर्णक। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, इसलिए मैं साथ साथ आपको ये सारी चीजें बताती रहती हूँ, आप नोट डाउन कर लिया करो कहीं। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे और कल हम अपना ये सेट कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।